हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। मैं आपको जो एसएससी जीडी का मैथ का प्रीवियस ईयर का डिस्कशन करवा रहा हूँ, इसका ये पार्ट 3 है। इसका पहले 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है और मैं जो आपको सवाल करा रहा हूँ उसके पीछे का कॉन्सेप्ट प्लस क्या ट्रिक हो सकता है और उस सवाल को एग्ज़ाम में कैसे करते हैं ये सब बताते चलते हैं। ठीक, तो बिना किसी देरी का चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या लिखा है कि एक व्यक्ति 12 बोरी चीनी 1200 में, 8 बोरी चीनी 1500 में, 10 बोरी चीनी 2100 प्रति बोरी की दर से खरीदता है, तो सभी बोरी का औसत क्या होगा। यानी समझिए 12 बोरी चीनी खरीदा है 1200, 8 बोरी चीनी 1500 तथा 10 बोरी चीनी 2100 रुपया प्रति बोरी की दर से खरीदता है। यानी एक बोरी, देखिए 3 टाइप का यह क्या खरीदा है। 12 बोरी चीनी खरीदा है, पता है कितना के, एक जो 12 बोरी खरीदा है ना, इसका एक बोरी का यानी एक बोरी का कीमत कितना है 1200, सॉरी हाँ 1200, कितना है 1200। और फिर आपको जो 8 बोरी खरीदा है ये अलग है, इसका एक बोरी का कीमत कितना है 1500 है। और 10 बोरी जो खरीदा है इसका एक बोरी का कीमत कितना 2100 है। ठीक, तो कह रहा है कि सभी बोरी का औसत क्या होगा, यानी औसत दाम पूछा है सभी बोरी का। तो औसत कैसे निकलेगा, आपको पता है कि टोटल क्या, आपको जितना पैसा लगाया है सबको जोड़ दीजिए और जितना बोरी है उससे क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो आपको एवरेज निकल जाएगा। तो टोटल अगर पैसा आप देखिएगा तो 12 बोरी खरीदा है, एक बोरी का दाम कितना है 1200 रुपया, और 12 बोरी खरीदा है तो इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो टोटल कितना हो जाएगा आपको इतना रुपया। फिर 8 बोरी खरीदा है जिसमें एक बोरी का दाम है 1500, तो टोटल कितना रुपया लग गया, तो 15 8 कितना हो गया 120, यानी इतना। फिर 10 बोरी खरीदा है, एक बोरी का दाम है 2100, तो टोटल कितना इसमें लग गया, तो टोटल इतना लग गया। अब ये कुल आपका क्या है रुपया है, एवरेज निकालना है ना औसत दाम। तो औसत दाम कैसे निकलेगा, टोटल कितना खर्च लगा है सबको जोड़ दीजिए, यानी ये प्लस ये प्लस ये डिवाइडेड बाई कितना, तो टोटल बोरी कितना है 12 8 20, अब 20 10 30, इसको आप जोड़ के डिवाइड कर लीजिएगा, आंसर क्या होगा आ जाएगा। ठीक, अब ये सब देखिए वीडियो लंबा हो जा रहा है तो हम जो समय अब बचाने का सोचे हैं ना कि ये जो फाइनली चीज़ है ये जोड़ घटा ये छोड़ देंगे, कम से कम आप कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ग्राफ वाला क्वेश्चन है। देखिए ऐसा ग्राफ का ना डायग्राम का क्वेश्चन हर एक सेट में पूछा है, यानी जितना भी सेट हुआ है ना मैक्सिमम सेट में ऐसा क्वेश्चन डाला है। एक क्वेश्चन क्या लिखा है कि नीचे दिया गया रेखा चित्र एक कंपनी के 5 उत्पाद P1 P2 P3 P4 तथा P5 पर लाभ प्रतिशत को दर्शाता है। यानी कोई कंपनी 5 तरह का प्रोडक्ट बनाती है, P1 P2 P3 P4 P5, उस पर जो लाभ परसेंट हुआ है ना हर एक उत्पाद पे उसको दर्शाया है इस ग्राफ में। ठीक, क्वेश्चन क्या है, उत्पाद P5 का व्यय दिया है कितना 4600। देखिए P5 पे क्या दिया है व्यय, P5 का व्यय ये दिया आपको कितना 46,000, सॉरी 46,000 रुपया। तो क्या पूछा है P5 का राजस्व पूछा है, P5 का राजस्व। अब एक बात बताइए P5 पे प्रॉफिट कितना हुआ है, तो आप देखिए P5 पे प्रॉफिट हुआ है कितना भाई 8%। P5 पे प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट 8% का, लाभ कितना हुआ है 8% का इसको लाभ हुआ है P5 पे। तो राजस्व बताना है। देखिए अब पहले पता चले राजस्व क्या होता है, तो पता है राजस्व किसको होता है, आप कितना किसी चीज़ पे मतलब खर्च किए हैं और टोटल आपको कितना लाभ मिला, सबको जोड़ देंगे ना तो क्या निकल जाता है राजस्व निकल जाता है। तो ये खर्च कितना किया है इतना, इसको प्रॉफिट कितना हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ है आपका 8%। तो बताइए जो खर्च किया हुआ राशि होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, खर्च किया हुआ राशि क्या होता है, तो वो होता है 100%। अपने आप में कितना परसेंट होता है 100%। तो हम मान लें कि ये टोटल कितना परसेंट खर्च किया होगा 100%, 8% इसका क्या है प्रॉफिट है, तो यही ना इसका क्या होगा राजस्व होगा। राजस्व इसी तरह निकलता है, राजस्व यानी आप कितना खर्च किए कितना आपको प्रॉफिट हुआ, या लॉस हुआ तो माइनस भी कर सकते हैं। तो इसका राजस्व है 108%।
ठीक। अब व्यय दिया है कितना 4600, यानी 100% की वैल्यू दी है कितना। आप ये कीजिए इसका 108% निकाल दीजिए, ऐसे भी बना सकते हैं। जो 46,000 है ना इसका कितना परसेंट निकाल दीजिए 108%। आ गया आंसर, जो फाइनली आंसर होगा वो आ जाएगा। ये जो 2 0 से 2 0 क्या हुआ, कट गया, और इसमें आप पूरा कर दीजिए 108 से, फाइनली जो आपका आंसर होगा आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे भी बना सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं कि 100% का वैल्यू क्या दिया है, 100% का वैल्यू दिया 46,000, और निकालना कितना परसेंट का है, राजस्व से कितना परसेंट हुआ 108%। तो 108% का वैल्यू कितना होगा, तो पहले आप 1% का निकाल लीजिए, बात वही आता है घूमकर, डिवाइडेड बाई 100, और फिर 108% का निकाल लीजिए। तो 108% के निकालने के लिए क्या कर देंगे, इसी में 108 से मल्टीप्लाई, तो फाइनली यही चीज़ आता है। देख रहे हैं ऐसे ही आ जाता है यही चीज़। तो ऐसे बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक, समय बचाने के लिए हम ये सब छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मल्टीप्लाई नहीं आता है। आंसर तो रट के आए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर लिखा है, एक गेंदबाज ने 15 लगातार मैचों में 0 3 2 1 5 3 4 5 5 2 2 0 0 1 तथा 2 विकेट लिए हैं। तो दिए गए डाटा का माध्यिका क्या है। अब ये माध्यिका निकालने का क्या फंडा होता है ये आप समझिए। पहले जो डाटा दिया है ना, आपको जो डाटा दिख रहा है स्क्रीन पे, उस डाटा को पहले क्या करते हैं, या तो बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं या घटते क्रम में, यानी या असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम स्टार्ट करते हैं 15 का ना, तो देखिए हम बढ़ते क्रम में सजाते हैं। तो पहले बढ़ते क्रम में क्या होता है, पहले वैल्यू छोटा लिखा जाता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा वैल्यू कौन है इसमें, देखिए 0 है, और वो भी 0 3 बार आया है। तो 1 0 2 0 3 0 हो गया। ठीक, उसके बाद से कौन है, 1 है, 1 कितना बार आया, 2 बार, 1 1 हो गया। उसके बाद से 2 है, 2 कितना बार आया भाई, तो आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 बार, 1 2 3 4 बार हो गया। उसके बाद से है आपका 3, और 3 कितना बार आया है, तो 3 आया 2 बार, 3 आया है 2 बार। उसके बाद से आपका 4 आया है कितना, 1 बार, और उसके बाद से 5 है, 5 आया है 1 2 3 बार। इसके बाद से 5 आया है 3 बार। तो हम क्या किए, जो डाटा दिया था ना उस डाटा को क्या किए हैं, या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिए। तो आपको माध्यिका निकालना है ना कभी भी, तो पहले आपको यही करना है। देखिए इसको पहले वाला जो हम क्वेश्चन शिफ्ट कराए थे उसमें क्या था, बहुलक पूछा था, इसमें क्या पूछा है, माध्यिका। हो सकता है आगे वाला माध्य पूछे। तो ये ऐसे ही मतलब जो क्वेश्चन सेट किया है ना, हर एक टॉपिक से रिलेटेड जितना चीज़ बन सकता है, इस शिफ्ट में ये, तो उस शिफ्ट में वो पूछा है। आप देखिए इसको हम क्या किए, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए। देखिए ये मतलब है ना सब, तो देखेंगे आप यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 का 15 है लिख दिए। माध्यिका बराबर क्या होता है, आप कॉन्सेप्ट सीख लीजिए माध्यिका कैसे निकलता है। माध्यिका बराबर देखिए होता क्या है, इंग्लिश में इसको कहते हैं मीडियन। क्या कहते हैं, मीडियन। मीडियन बराबर होता क्या है, ये देखिए, देखिए मीडियन बराबर 2 फॉर्म, एक होता है n+1/2 पद, या एक ये होता है कब, जब n इज ऑड, यानी अगर n विषम संख्या है ना तो ये वाला फॉर्मूला होता है, अगर n सम संख्या है तो ये वाला फॉर्मूला होता है, n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद डिवाइडेड बाई 2। कब, जब n इवन हो, n इज इवन। आपको 2 फॉर्मूला मतलब याद रखना है। देखिए ये क्या होता है, इस फॉर्मूला को हम समझाते हैं। इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला क्या होता है समझिए। पहले क्वेश्चन हम एक अपने से लिख के समझाते हैं। ठीक, आपको मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा दे दे कि 1 5 7 6 4, इसका बताओ माध्य, सॉरी माध्यिका बताओ। क्या बताओ माध्यिका, तो पहले आपको क्या करना है, बढ़ते या घटते क्रम में लिखना है। तो आप इसको बढ़ते क्रम में लिख लीजिए। फर्स्ट आपको यही करना है, 1 4 5 6 7, यही ना होगा, हम लिख दिए बढ़ते क्रम में। हम क्या कहे हैं कि जब n इवन हो ना, पहले आप पता कीजिए n ऑड है कि इवन। तो n अगर विषम रहेगा यानी 1 3 5 7 9 ऐसे रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, और n इवन नंबर रहे यानी 2 4 6 8 10 ये सब रहे तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो हमें आपको पहले पता चला कि n कितना है, n यानी कितना नंबर दिया है, तो 1 2 3 4 5 टोटल कितना नंबर दिया है, 5 5 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। अभी अप्लाई कैसे होता है समझिए। जब ऑड रहता है तो क्या फॉर्मूला कहता है, n+1/2 पद, यहीं तक फॉर्मूला है, n+1 फॉर्मूला यहीं तक है, n+1/2 पद। तो n+1/2 पद, n कितना था 5,
तो 5 + 1/2 पद, यही आंसर होता है। तो पहले देखिए यही है क्या, n की जगह क्या पुट कर दिए 5। क्यों हम यही वाला फॉर्मूला लगाए, क्योंकि हमें पता चल गया n ऑड था। तो इसको आप जोड़िएगा ना, 5 × 1 = 6/2 कट के आ गया 3वां पद, ये वां पद ऐसे ही रहेगा। तो इसका मतलब वो आंसर क्या आ गया, 3वां पद आया है। देखिए आंसर 3 नहीं आया है, थर्ड टर्म्स आया है, यानी तीसरा पद आया है। तो इसमें तीसरा पद, अब ऊपर नहीं देखिएगा, आप जो बढ़ते या घटते क्रम में लिखे हैं ना उसमें देखिएगा। तो 3 नंबर पे कौन आता है, देखिए तो 1 2 3, 3 पे कौन आ रहा है 5, यानी इस सवाल का आंसर क्या होगा। अगर इसका आपका माध्यिका पूछा रहता तो आंसर हो जाता 5। क्या करना है, पहले बढ़ते या घटते क्रम में लिखना है, फिर देखना है कि n ऑड है कि इवन है। अगर n ऑड है तो उस n में एगो जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है, और जितना नंबर वाला पद आ रहा है ना उतना ही नंबर वाला पद देखिए उसमें कौन है, वही आंसर हो जाता है। तो इसमें हम देखें थर्ड पद आया, थर्ड टर्म्स कौन है 1 2 3, यही ना, ते वाला आंसर हो गया। अगर n इवन हो जाए, मान लीजिए एक और सवाल, एक और क्वेश्चन यही आ जाए, एक और नंबर इसमें 2 भी रहता है, तो हम फिर इसको, अब क्वेश्चन अलग हो गया। ये आप समझ में आया कि जब ऑड होता है तो ये वाला इस तरह बनाते हैं, जब इवन हो तब। तो मान लीजिए हम एक और यहाँ क्वेश्चन लिख दीजिए 2, तो अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिएगा तो ये होगा। बढ़ते क्रम में अगर लिखें, पहले लिखना है बढ़ते या घटते क्रम में, किसी में लिख सकते हैं, आपको कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ऑड ही लिखना है चाहे इवन लिखना है, सॉरी मतलब या बढ़ते क्रम में लिखना है घटते, जिसमें मन करे आपको उसमें लिख लीजिए। तो अब लिखिए, अब n आप पता कीजिए कितना है, तो 6 हो गया है। 1 2 3 4 5 6, यानी n की संख्या कितनी हो गई है भाई, 6 हो गई है। तो जब 6 हो गई है ना तो n इवन हो गया है। तो जब इवन होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद डिवाइडेड बाई 2, ये होता है आंसर। देखिए अब लास्ट में वां पद नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। इसमें वां पद वाला आंसर होता था, यानी इतना वाला टर्म्स आंसर होता था, लेकिन यहाँ वो दोनों टर्म्स को लिख के 2 से डिवाइड करने के बाद फाइनली आंसर आ जाता है। अब इवन पता चल गया ना हमें 6, n कितना पता चल गया 6। तो इसको सॉल्व कीजिए उस सवाल को, आप n की जगह 6 पुट कीजिए। तो पहले 6/2 पद होगा, n/2 पद है ना, तो 6/2 पद प्लस फिर n/2 + 1वां पद, यानी 6/2 + 1वां पद, और डिवाइडेड भी कितना है भाई, डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक, अब ये कटेगा तो 2 3 6 होता है ना, यानी 3वां पद हो जाएगा, प्लस तो ये कटेगा 3 3 1 4, यानी चौथा पद। ये होता ही है, जो यहाँ वाला आएगा ना जस्ट इसके बाद वाला पद लिखना है, जो यहाँ 2 नंबर पद आएगा तो यहाँ तीसरा वाला पद हो जाएगा। ठीक, और डिवाइडेड बाई 2। अब देखो 3वां पद कौन है, तो 1 2 3 4 है, तो यहाँ 4, ये नहीं कि 3 4 जोड़ के 7 और 2 से डिवाइड कर दिए, गलती हो जाएगा। तीसरा नंबर वाला टर्म्स बताना है, थर्ड टर्म बताना है, तो 1 2 3, 3 पे ई है 4। अब उसके बाद चौथा है ना, जस्ट उसके बाद वाला देखा जाता है, तो तीसरा ही है, तो चौथा कौन है 5 है, चौथा पद कौन है 5। अब डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो अब जो आंसर आया ना 4.5 आंसर होगा। अब ये वाला पद मत खोजिएगा, यहाँ आंसर आ गया, क्योंकि इस केस में जो पद आता है वो आंसर होता है, लेकिन यहाँ पद का वैल्यू लिख के 2 से डिवाइड करना है फिर आंसर आता है। तो इसका माध्यिका अगर आपको इसका निकालना हो तो क्या हो जाएगा 4.5। तो इवन वाला पे थोड़ा सा प्रोसेस बढ़ जाता है, जैसे यहाँ बढ़ा है, ऑड वाला तो एकदम आसान है। अब चलिए आपका जो सवाल है हम उधर आते हैं। उम्मीद करते हैं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये आपको लिखना है, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए फॉर्मूला का। ठीक, देखिए पता कीजिए n है क्या आपका। तो n आप देखेंगे ना कि n है क्या, तो n 15 तो ऑलरेडी दिया है आप में, n कितना दिया है 15, हमें पता चलेगा कि n क्या है, ऑड है। ऑड है तो कौन फॉर्मूला लगता है, n + 1/2 पद, यही हो गया आंसर। तो पुट कर दो n की जगह 15, यानी 15 + 1/2 पद, यही आंसर होता है। तो आइए आएगा 16, 16 में 2 से डिवाइड होगा, नहीं 8वां पद आंसर होगा। अब देखो 8 नंबर पे कौन आता है, वही आंसर हो जाएगा। तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या आ रहा है 2 आ रहा है ना, तो इसका माध्यिका का आंसर क्या होगा 2 होगा। ठीक, उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है। सवाल ये है, 9800 की राशि 6 वर्ष में 4704 रुपया ब्याज देती है, दर क्या होगी। 9800 रुपया राशि है कोई, 6 वर्ष में कितना आपको ब्याज दे रहा है 4704 रुपया। तो पूछा है, रेट पूछा है, यानी आपको यहाँ प्रिंसिपल दिया है, मूलधन दे दिया है,
टाइम दे दिया है और एसआई दे दिया है। जब कुछ नहीं कहते तो जनरली एसआई ही लेते हैं। एसआई दे दिया यानी साधारण ब्याज दे दिया है, दर पूछा है। तो देखिए क्या क्या दिया है, तो प्रिंसिपल दे दिया भाई मूलधन, प्रिंसिपल को मूलधन कहते हैं, कितना दे दिया 9800 रुपया। एसआई दे दिया यानी ब्याज, साधारण ब्याज कितना है 4704 रुपया। और टाइम दे दिया है समय 6 ईयर। रेट पूछा है कि रेट बता दो। तो आपको पहले भी बताया था, जो पहले आप अगर सब वीडियो देखे होंगे पीछे का जो पार्ट 2 अपलोडेड है, उसमें हम बताए थे कि जो एसआई होता है ना हर एक साल का, वो बराबर होता है। यानी आप किसी भी साल का एसआई देखिएगा, साधारण ब्याज सब साल, हर एक साल का साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। ये बात आप ध्यान पर रखिए। हम वो बताए भी थे कैसे होता है। अब पार्ट 1 या पार्ट 2 में बताए थे। अब एक बात बताइए यहाँ कि ये 6 साल में ना 6 ईयर में इतना रुपया एसआई मिला है, तो हर एक साल का एसआई क्या हुआ होगा, बराबर हुआ होगा। यानी एक साल जितना रुपया ब्याज मिलेगा हर साल उतना ही मिलेगा। तो एक साल में कितना मिला होगा ये जानने के लिए हम इसमें 6 से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो अगर आप 6 से इसमें डिवाइड कीजिएगा, आप 6 से इसमें डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा बताइए, 4704 डिवाइडेड बाई 6। 6 से डिवाइड कीजिए ना, एक साल का एसआई निकल जाएगा। क्या निकलेगा, एक साल का एसआई यानी साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट क्या निकलेगा। तो ये आप डिवाइड कीजिए तो 6 7 42 होगा, अब 5 हो गया, 6 8 48, अच्छा 4 24, 784 आ गया। यानी हमें पता चल गया एक साल का एसआई कितना है, 784। ठीक, अब समझो एक साल का एसआई पता चल गया और प्रिंसिपल पता ही है, तो रेट बताना है। रेट क्या होता है, एक साल में आप प्रिंसिपल पे जितना रुपया देते हैं वही ना रेट कहलाता है। यह आपको पता भी होगा। डायरेक्ट अगर हम फॉर्मूला लगाएं, एसआई बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। बिना फॉर्मूला का भी बन सकता है। आप देख लीजिए ये उसका कितना परसेंट है, आंसर आ गया। ये 784 98 का 9800 का कितना परसेंट है, देख लीजिए आंसर आ गया। इस फॉर्मूला पे बनेगा तो एसआई कितना है 784 है, प्रिंसिपल कितना है भाई तो 9800 है, रेट कितना है नहीं पता है, टाइम 1 साल है, एक ही साल का नहीं आप निकाले हैं तो टाइम 1 साल है, और नीचे 100 है तो 100। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हुआ, कट गया। ये 98 से इधर आर इंटू 1 की जगह तो आर ही होगा, नीचे तो कुछ है नहीं। 98 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा भाई 784 बटा 98। और ये आपको कटेगा 9 8 72, 8 बार में 8 चौक, हाँ 8 बार में कट जाएगा। यानी रेट आ गया कितना परसेंट, 8%। ठीक, तो आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, छोड़ दे क्या, बहुत तो आसान है, बता ही देते हैं। यहाँ प्लस है 6 प्लस ब्रैकेट में 5 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 1। ये देखिए आसान है, पहले आप इसको तोड़ लीजिए, 7 28 से 29 बटा 9 क्या होता है, इसमें मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ के लिख देते हैं। ठीक, प्लस है तो प्लस, पहले स्मॉल ब्रैकेट का अंदर का सॉल्व होता है ही ना, रूल होता है। पहले स्मॉल ब्रैकेट का अंदर जो भी आपको दिया है उसको सॉल्व कर लीजिए। तो क्या दिया है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, ये है, इसको पहले डिवाइड होगा फिर माइनस होगा, तो आप इसमें डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा 2, और 2 में 2 आएगा ना, 5 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 3। तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 6 प्लस 3 माइनस 1। अब इसको जोड़ के घटाइएगा तो क्या आएगा, 9 में से गया 8, यहाँ 8। अब इस दोनों का आप जोड़ लीजिए। तो हम आपको इसको जोड़ने का आसान तरीका क्या बताए थे, एक्चुअल में इसका मतलब ये होता है और ये आपको तोड़ने आता ही है। इसमें से मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ के लिख दीजिए। तो 8 चौक का क्या होता है 32, 32 में आप 29 जोड़िएगा तो क्या आएगा भाई 61 आएगा, 61 बटा 4 क्या होगा, इस सवाल का आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहित 1188 किलोमीटर की दूरी 22 घंटा में तय करता है, तो रोहित की चाल क्या है। ध्यान दीजिए, जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, ध्यान से देखिए, वो मीटर पर सेकंड में है, यानी यहाँ दिया है किलोमीटर में और घंटा में। जो हमारा आंसर आएगा वो तो किलोमीटर पर घंटा में आएगा, फिर उसको हमें चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। ठीक, कुल दूरी कितना तय किया है, तो कुल दूरी तय किया कितना, ये कुल दूरी तय किया है आपको 1188 किलोमीटर। और स्पीड कितना है इसकी, यानी बात करें चाल कितना है, नहीं समय दिया है ना भाई, समय दिया कितना 22 घंटा में तय किया है, 22 घंटा में। तो बताइए चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी बटा समय।
दूरी कितना है 1188, समय कितना है, ये किलोमीटर में है, समय कितना है 22 घंटा। तो यह डिवाइड कीजिएगा आप तो कितना बार में कटेगा, ये कट गया आपको 5 बार में 110 और 4 बार में, यानी आएगा 54 किलोमीटर पर घंटा। क्या आएगा 54 किलोमीटर पर घंटा। ठीक, अब ये ऑप्शन में तो था नहीं, ऑप्शन में था मीटर पर सेकंड में। तो आपको हम बताए थे फर्स्ट वीडियो में, इसलिए कह रहे हैं कि आप भाई ना पार्ट 1 पार्ट 2 करके मतलब जो सीक्वेंस में अपलोडेड है ना उस तरह देखिए। रीज़न ये है ना क्योंकि जो सवाल आ रहा है ना हम उसका कॉन्सेप्ट भी बताते चल रहे हैं, और जो कॉन्सेप्ट एक बार बता दिए फिर उसको दोबारा बताएंगे तो समय बर्बाद होगा। ठीक, हम आपको बताए थे कि किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, कम में से ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं तो 5/18 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो ये फाइनली आंसर आ जाता है किस में, मीटर पर सेकंड में। 18 3 54 होता है, 3 5 15, यानी आंसर क्या आएगा भाई 15 मीटर पर सेकंड। ठीक, यही सवाल का उत्तर होगा। आप देख लीजिए, मिटा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा हम समझा रहे हैं और ट्रिक्स भी बताएंगे, मेथड से भी बताएंगे। आपको दिख रहा होगा कि 24 छात्रों के समूह का औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब शिक्षक का वजन भी शामिल था। यदि प्रारंभिक 24 छात्र के समूह का औसत वजन 30 किलोग्राम था तो शिक्षक का वजन क्या है। देखिए कह रहा है ना छात्र कितने हैं भाई 24, इनका पहले वजन कितना है, औसत वजन, एवरेज वेट कितना है तो 30 kg है। ठीक, और जब एक इसमें शिक्षक भी मिल रहा है ना, इन लोगों का टीचर, तो आदमी हो गया 25। इस समय एवरेज 2 कह रहा है, 2 kg बढ़ जाता है, यानी अब एवरेज क्या हो गया 32 kg हो गया एक आदमी के मिलने पे। तो कह रहा है कि जो टीचर आए हैं टीचर का वजन क्या है ये बताइए। आपको हम औसत का कुछ कंसेप्ट बताते हैं। ठीक, औसत बराबर होता क्या है, औसत बराबर होता क्या है, तो आपको बताए थे प्रेक्षणों का योग, यानी टोटल योग में संख्या से भाग कर दीजिए, कितना संख्या वही क्या निकल जाता है, आपको औसत निकल जाता है। तो अगर आपको योग पता करना है तो 3 से गुणा कीजिए, यानी योग में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो योग आएगा, यानी जो भी संख्या उसका टोटल योग, औसत में संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी औसत इंटू संख्या। तो एक बात बताइए, अगर आपको सम पता करना है कि टोटल प्रेक्षण का सम कितना है तो जो औसत दिया है ना उसमें संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए, निकल जाएगा। तो यहाँ बताइए औसत 24 लड़कों का औसत वजन कितना है 30। तो अगर हम यहाँ टोटल वजन निकालना चाहे, इनका कुल वजन, इनका 24 छात्र का कुल वजन, 24 छात्रों का कुल वजन, तो कैसे निकलेगा वजन, आपको औसत में संख्या से मल्टीप्लाई करना है। औसत कितना है 30 kg और संख्या कितना है 24 kg, तो आप 30 × 24 कर दीजिए, 24 इंटू, हाँ तो क्या होता है 24 3 72, यानी 720 kg आ गया टोटल वजन। यानी 24 छात्रों का कुल वजन कितना था 720। हम पार्टिकुलर एक एक का नहीं बता सकते हैं लेकिन टोटल बता सकते 720 kg था। अब इसका यानी जो अगर टीचर मिल गए हैं तो 25 आदमी का, इसमें अब 25 में ना आपका टीचर भी है एक और 24 छात्र भी है, 24 छात्र हैं, इनका कुल वजन निकालिएगा तो कैसे निकलेगा, इनके भी आपको नंबर में, औसत में नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 25 में 32 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा 800, हाँ 800 kg आएगा। कितना आएगा 800 kg। अब एक बात बताओ, ये 24 छात्र का कुल वजन 720 था और एक टीचर मिल गए हैं तो 25 अब हो गया ना, 25 का वजन कितना हो गया 800। तो अब बताओ टीचर का वजन कितना होगा, तो इसमें से घटा दोगे ना क्योंकि यहाँ तो खाली 24 छात्र है, यहाँ 24 छात्र भी है एक टीचर भी है, तो 800 है ना, वजन बड़ा है ना, कितना बड़ा है ये, इससे कितना ज़्यादा है तो इसमें से घटाइएगा 800 में से 720, तो आंसर क्या आएगा 80 kg। यानी आंसर आ गया कि शिक्षक का वजन कितना है, टीचर का वजन 80 kg। ये हुआ एकदम जनरल मेथड है, बेसिक मेथड है। ठीक, अगर थोड़ा सा थिंकिंग लेवल अच्छा है या हम सोचवा रहे हैं तो देखिए आपको इस सवाल को देखते देखते बना सकते हैं। ठीक, इसी सवाल को हम बता रहे हैं दूसरे मेथड से किस तरह थोड़ा सोच के बनाया जा सकता है। एवरेज का मतलब क्या होता है, टॉपिक तो पढ़ा नहीं रहे एवरेज की, हम पूरा डिटेल के साथ बताएं। एवरेज का एक्चुअल मतलब क्या होता है समझिए। मान लीजिए किसी घर में 3 लोग हैं, एक 10 रुपया कमाता है, एक कमाता है आपका 15 रुपया और एक कमाता है 20 रुपया। 3 आदमी है, एक ए बी सी, ये 3 आदमी है, इतना इतना रुपया अलग अलग कमाता है सब। इन लोग का एवरेज कोई पूछे ना तो आप क्या कीजिएगा, सबको जोड़ के 3 को है तो 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, यानी आंसर आएगा 45/3। आंसर क्या आ गया 15, एवरेज 15 है।
एवरेज ये कहता है ना, सबको बराबर कर देता है। यानी एवरेज ये कह रहा है कि हम मान लीजिए ये भी 15 कमाता है, ये भी 15 कमाता है, ये भी 15 कमाता है, यानी एवरेज निकालना है तो कुछ नहीं करना है। इन मान लो 3 भाई हैं ए बी सी, एगो 10 रुपये कमा के लाएगा, एगो 15 लाएगा, एगो 20 लाएगा, तीनों को ला के मान लो ला के दिया, एक जगह इकट्ठा कर लो, आप सबको मिला के पैसा को फिर तीनों में इक्वल बांट दो, वही एवरेज कहलाता है। तो अगर तुम एवरेज क्या है 15, अब इक्वल बांटोगे सबको पैसा को मिला के, तो कितना रुपये बांटिएगा, 15 रुपये बांटिएगा ना, 45 रुपये खत्म हो गया। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसको फायदा हुआ है, एवरेज से क्या हो गया, इसको 5 रुपया फायदा हो गया, ये जितना कमाया था उतना ही मिल गया, इसको 5 रुपया घाटा लग गया है। क्यों? क्योंकि कमा के लाया था 20 रुपया, इसको भी मिला 15 रुपया, ये 15 रुपये लाया था 15 रुपया मिल गया, और ये 10 रुपये लाया था, इसको 5 रुपये ज़्यादा मिला। तो एवरेज से आपको बात समझ में आ रहा है कि बंटवारा होता है इक्वल चीज़ का, यानी आप सबको इक्वल मान सकते हैं। आप मान सकते हैं कि सब 15 रुपये कमा के आया तो 45 रुपये हो गए, एक्चुअल में कमाया है कि नहीं इससे हमको मतलब नहीं है, सम इक्वल होना चाहिए। ओवरऑल ये 45 रुपये लाया था, आप 15 रुपये बांट दीजिएगा तभी 45 रुपये रहेगा। देखिए हम क्या समझाना चाह रहे हैं, सवाल से बताते हैं। 24 छात्र का औसत वजन कितना है, 30 kg है औसत वजन, ठीक। एक टीचर मिल रहा है ना इसमें, यानी 24 + 1 शिक्षक, तो अब कितना हो जा रहा है, 2 गो बढ़ जा रहा है, एवरेज 2 गो बढ़ जा रहा है, 32 हो जा रहा है, 32 हो जा रहा है, यानी 30 + 2 हो जा रहा है, ठीक। ध्यान से समझिएगा। एक बात बताइए, ये जो कमा कर रहा था 3 भाई 10, 15, 20 रुपया, अगर इसमें कोई चौथा अगर आ जाए ना सी, 15 ही रुपया लेके, एवरेज क्या आया था 15 आया था ना, तो 15 रुपया लेके डी एक और आदमी आके 15 रुपया दे दे, तो एवरेज पे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? एवरेज 15 आया था ना, अगर ये 15 रुपया ला रहा है तो फिर आप जोड़ के एवरेज डिवाइड कीजिए ना, 15 ही आएगा। देखिए कैसे, सबको जोड़ेगा 45, 45 15 कितना होता है 60, डिवाइड कीजिएगा 4 से तो क्या आया, फिर 4 15 60 होता है, यानी फिर 15 आ गया एवरेज। यानी जो पहले एवरेज था उतना रुपया ला के अगर कोई आप संख्या जोड़ रहा है ना, तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक बात समझिए, अगर ये टीचर का वजन 30 kg ही रहता, हम मान लें कि इस टीचर का वजन 30 kg ही रहता, तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरेज फिर कितना रह जाता, 30 ही रह जाता। अगर इस टीचर का वजन 30 kg ही रहता, हम आपको बताया कि जितना एवरेज है उतना ही का अगर आदमी कोई शामिल हो रहा है तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर 30 kg का ही वो क्या है, आज शिक्षक का वजन 30 kg रहता है तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एवरेज में फर्क पड़ा है, एवरेज में क्या हुआ है, फर्क पड़ा है, कितने का, 2 एवरेज बढ़ा है। तो अब बताओ 30 kg लेकर आया रहता कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एवरेज में 2 फर्क पड़ा है। और 2 फर्क किस लिए पड़ा है, कितने लोगों में पड़ा है, 25 लोगों में पड़ा है, सबका एवरेज बढ़ा है ना, एवरेज तो बढ़ गया सबका, यानी 2 बढ़ा है ना, यानी 25 आदमी का, 24 को लड़का का, 1 शिक्षक का, ये सबका एवरेज बढ़ा होगा। यानी टोटल नंबर देखिएगा तो कितना वो लेकर एक्चुअल में 2 एवरेज बढ़ने के पीछे लॉजिक क्या है, टोटल नंबर कितना होगा, यानी एज उनका कितना उसमें ऐड होगा कि 25, एवरेज 2 बढ़ेगा तो 50, कैसे 50, यहाँ समझिए, देखिए इस पर हम समझाते हैं, कुछ देर के लिए समझिए ना। 19 लेके आया था, तो देखिए 19 एक्चुअल होगा क्या, 19 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 + 4 लिख सकते हैं, तो अब एवरेज 16 हो जाएगा। रीजन पता है क्या है, ये जो 4 एक्स्ट्रा है ना, एक इसके पास जाएगा, एक इसके पास जाएगा, एक इसके पास और एक इसके पास, तो उसी तरह ये एवरेज 2 ज़्यादा बढ़ा है, तो 30 kg तो लेकर आए ही होंगे। 2 एवरेज ज़्यादा बढ़ा किस लिए है, क्योंकि ये 25 दूना 50 kg वजन इसका और ज़्यादा था, ये 50 kg इसमें और जोड़ देंगे, यानी इनका एवरेज कितना आ गया 80 kg। थोड़ा जो मतलब स्पेशल जो जीडी के बच्चे हैं उनको ये मेथड थोड़ा समझने में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। आप नॉर्मली मैनुअल उस तरह भी बनाएंगे तो बन जाएगा, ठीक। हम क्या किए हैं, मान लीजिए कि 30 kg उनका था ही पहले से, 30 kg लाए रहते तो नहीं एवरेज पे कोई असर पड़ता, लेकिन एवरेज 2 बढ़ा है, तो आदमी हो गया 25, एवरेज 2 बढ़ रहा है, तो 25 दूना 50 भी इसमें जोड़ दीजिए, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य, पहले दिया है आपका वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दिया है, तो प्रतिशत है नहीं यार, इतना आसान सवाल है। विक्रय मूल्य कितना दिया है, विक्रय मूल्य दिया आपका 1333 रुपया, क्रय मूल्य दिया यानी सीपी दिया है 2150 रुपया। ये आपका एसपी है सेलिंग प्राइस और ये सीपी है कॉस्ट प्राइस, इतना पूछा है। लॉस प्रतिशत हानि बताओ, तो प्रतिशत हानि का मतलब क्या होता है, पहले आप हानि निकालिए, क्या निकालिए, हानि। हानि मतलब क्या होता है, आप सीपी में से क्या घटाइएगा, एसपी, यानी जितना हमें बेचे हैं, मान लीजिए कम का खरीद
ज़्यादा का खरीद के कम में बेचेंगे तभी ना आपको क्या होगा, हानि होगा। तो देखिए ये ज़्यादा खरीदा कम में बेचा है तो इसको हानि हुई है। कैसे हुई, तो आपको निकाल दीजिए 2150 में से क्या घटा दीजिए 1333, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना हानि हुई है। तो ये जाएगा 7 आएगा, यहाँ 1 आएगा और फिर यहाँ 7 हो गया, यानी टोटल इसको कितनी हानि हो रही है भाई, तो इसको हानि हुआ है, सॉरी यहाँ 8 होगा ना, 817 रुपये का। कितने का हानि हो गया, 817 रुपये का। अब हानि परसेंट बताना है, तो आपको पता है कि लाभ या हानि परसेंट, याद रखिए लाभ या हानि परसेंट किस पे हम कैलकुलेट करते हैं, सीपी पे कैलकुलेट करते हैं। सीपी से ही देखते हैं कि कितना परसेंट का लाभ हुआ है, कितना परसेंट का हानि हुआ है। तो लाभ या हानि परसेंट निकालते वक्त आपको क्या फॉर्मूला निकालना है, जितना हानि या लाभ है ऊपर रख दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए और नीचे क्या लिख दीजिए सीपी, यहाँ परसेंट का साइन लगा दीजिए, आ गया आंसर। ये तो परसेंट लिखे हैं, हानि परसेंट। तो हानि कितना का हुआ, 817 रुपये का, ऊपर 100, और सीपी कितना है भाई, सीपी 2150 रुपया। 10 से 10 कटेगा, 5 से दोनों कट जाएगा, 5 चौका 20, 5 3 15 और ये 5 दूना 10, ठीक। 43 से कट रहा है कि नहीं देख लीजिए। आंसर इसका किस में दिया है, डेसिमल में दिया था क्या, हाँ आंसर डेसिमल में हो सकता है। देखिए बता देते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 17 दूना 24, 8 दूना 16 आएगा ये, डिवाइडेड 43 से आप डिवाइड करके लिख लीजिएगा, ठीक है। नॉर्मल भी मैनुअल भी डिवाइड बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, नहीं बना रहे कि थोड़ा फिर एक क्या नाम है 20-30 सेकंड चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से हम आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक। इस टाइप का सवाल ना बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में हमेशा क्या करता है, पूछता है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ क्वेश्चन है कि अगर वृत्त का व्यास 15% बढ़ जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। लास्ट सवाल होगा इस क्लास का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए क्या पूछा है कि 15% का व्यास में वृद्धि हो जाता है तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितना % का वृद्धि होगा। तो समझिए इस बात को कैसे बनेगा। एक फॉर्मूला होता है ना, आपको याद रखिएगा, ए बी फॉर्मूला कहते हैं। ए बी फॉर्मूला, ये क्या है, ए बी फॉर्मूला। मान लीजिए किसी चीज़ के, कोई वस्तु का दाम है, चाहे किसी चीज़ का लेंथ है, कोई भी चीज़ अगर पहले बढ़ रहा है A%, पहले बढ़ा है A%, फिर बढ़ जाए B%, A% बढ़ गया और फिर B% बढ़ गया, तो ओवरऑल कितना % बढ़ेगा। जैसे समझिए, मान लीजिए किसी आदमी की सैलरी है कुछ, पहले बढ़ा 10%, फिर बढ़ गया 20%, तो ओवरऑल कितना का चेंज हुआ है ये देखिए कैसे। मान लीजिए कोई आदमी, अभी मान लीजिए पेट्रोल की कीमत 100 रुपया, वैसे है तो 105 रुपया, 100 रुपया है, पहले बढ़ा 10%, मान लीजिए पहले 10% बढ़ा, तो 10% बढ़ा यानी कितना, तो 100 का आप क्या निकालिएगा 110%, तो 100 का 110% निकालिएगा तो आंसर क्या आएगा, 1 2 0 2 0 कट गया, 110 है। यानी अब दाम कितना हो गया है, अगर 10% पहले बढ़ा है तो अब दाम कितना हो गया 110 रुपया। मान लीजिए फिर बढ़ गया 20%, फिर कितना बढ़ गया 20%, चाहे देखिए फिर 10% बढ़ गया, तो फिर अब 10% इसका नहीं निकालेंगे, इसका निकालेंगे, यानी 110 का 10%, यानी अब कितना हो गया फिर 110%, 110 का 110% निकालिएगा ना, क्यों, क्योंकि 10% फिर बढ़ गया है। तो 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, 11 11 कितना है 121, तो अब देख रहे हैं 121 हो गया। ओवरऑल आप समझिए, आप तो देख रहे हैं कि एक बार 10% बढ़ा है, फिर एक बार 10% बढ़ा है, तो ओवरऑल आप सोचिए कितना % बढ़ा होगा 20%, लेकिन 20% नहीं बढ़ेगा। रीज़न समझिए, ओवरऑल अब देखना है ना, तो ओवरऑल मतलब शुरू में कितना था अब कितना है, तो शुरू में था 100 रुपया, अब हो गया है 121 रुपया, तो बढ़ा कितना भाई 21 रुपया। किस पे कैलकुलेट करेंगे, इस पे ना, तो ये नीचे आए इंटू 100 और फिर %, तो आप देखिएगा ये ऐसे कट के आ गया 21%। तो आप यहाँ फिर शॉक्ट होइएगा कि दो बार 10-10 रुपया 10% बढ़ा था, ओवरऑल 20% बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ ओवरऑल 21% बढ़ रहा है। रीज़न क्या है, इसको कहते हैं सक्सेसिव इंक्रीजिंग या सक्सेसिव डिक्रीजिंग, यानी कोई चीज़ सक्सेसिव बढ़ रहा है, यानी इसका बढ़ा 10%, फिर इसका 10%, तो ओवरऑल 21% बढ़ जाएगा। इसी पे अब ये इतना आप करके बनाइएगा, ये आता है ए बी फॉर्मूला से। देखिए ए बी फॉर्मूला होता क्या है, डायरेक्ट हम देखिए इसको ला के दिखाएंगे 21%। सवाल क्या था कि पहले पेट्रोल का कीमत 10% बढ़ा है, फिर 10% बढ़ गया है, ठीक, बढ़ने का साइन को हम ऊपर दिखा रहे हैं। तो ए बी फॉर्मूला देखिए क्या होता है, पहले आप ए बी फॉर्मूला लिख लीजिए। कुल वृद्धि यानी ओवरऑल कितना वृद्धि हुआ, ये क्या होता है A प्लस बी प्लस AB/100 ओवरऑल %। यही फॉर्मूला आपको याद रखना है।
कुल वृद्धि का। अब साइन देखिए, अगर कुल वृद्धि या कमी कह दीजिए यहाँ, इसलिए वृद्धि या कमी कहवा रहे हैं ना। अगर आपको घाटा होगा ना, मान लीजिए पहले कहे कि कहीं हानि हो रहा है या लॉस हो रहा है या चीज़ें कम हो रही है, तो आप उसके जगह माइनस में पुट कर दीजिएगा। अगर बढ़ने के लिए कहे तो दोनों वैल्यू को प्लस में पुट कीजिएगा। किसी एक को कह दे घट रहा है, उस वैल्यू को माइनस में पुट कीजिएगा। अगर कह रहा है कि दोनों घट रहा है तो दोनों वैल्यू को माइनस में पुट कीजिएगा। यही फॉर्मूला से बनेगा। तो समझिए, इस फॉर्मूला पर अगर हम रखें तो ए का काम भी कौन कर रहा है 10%, तो पहले 10% बाद में लगेगा। ए का काम भी 10 कर रहा है तो 10, फिर बी का काम भी 10 कर रहा है तो 10, अब प्लस क्या है 10 × 10। यहाँ ए बी का मतलब क्या होता है, ये ए बी लिखा है ना, इसका मतलब ए इंटू बी क्या है, ए इंटू बी है। तो 10 × 10 बाई 100, यहाँ क्या लगेगा परसेंट। ये जो फॉर्मूला है ना, इस पर बहुत सारा सवाल बनता है, खासकर तो जीडी में बहुत सारा सवाल इससे पूछेगा। बहुत जगह इसका एप्लीकेशन है, हम हर एक जगह बताएंगे। तो 10 देखिए, ये 10 दहिया क्या हो गया 100 में 100 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा। और 10 20 1 कितना आ गया 21%। तो देख रहे हैं ओवरऑल चेंज कितना परसेंट का आ गया 21%। इस फॉर्मूला से बनाया जा सकता है। यानी कोई चीज़ पहले 10% बढ़ गया, फिर 10% बढ़ गया, चाहे वो एरिया हो कुछ भी, उसका मतलब नहीं है। ओवरऑल चेंज कितना परसेंट आया 21% का। देखिए, ये फॉर्मूला को आप क्या कीजिए लिख लीजिए, ठीक। हम इसका और 1-2 एप्लीकेशन बता रहे हैं। अब मान लीजिए कोई घड़ी है, उसकी कीमत है 1200 रुपया। पहले ना 10% रेट बढ़ गया है, और फिर 10% रेट क्या हुआ है घट गया है। तो पूछ रहा है कि, लिखा है सवाल ये है कि किसी घड़ी की कीमत है 1200 रुपया, पहले 10% रेट बढ़ गया, फिर 10% रेट घट गया। तो बताइए अब कीमत कितना है। तो इस पहले अब कीमत निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, ओवरऑल कितना परसेंट का बढ़ा है चाहे घटा है, यानी ओवरऑल कितना चेंज हुआ। समझ रहे हैं। तो ओवरऑल चेंज निकालने के लिए ओवरऑल परसेंट पता होना चाहिए। और कैसे निकलेगा, ए बी फॉर्मूला से। तो अब देखिए, एक ए बी फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस, ये ना फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100%। तो पहला बड़ा है तो प्लस में, दूसरा घटा है ना तो यहाँ -10 होगा, फिर प्लस, फिर एक बढ़ा है ना तो +10 इंटू दूसरा घटा है ना तो -10। देखिए ए बी होता है तो ए प्लस में, बी माइनस में तो बी माइनस में कर दिया, और नीचे 100, और यहाँ क्या लगेगा परसेंट। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 10 में से 10 गया 0, यानी ये तो कट के 0 खत्म हो गया। और यहाँ देखिए प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100, कट के आ गया 1% माइनस में। अब ये माइनस ये दिखाता है ना, माइनस दिखाता है हानि को, कमी को, लॉस को। तो ये -1 दिखा रहा है कि जो घड़ी की कीमत है ना 1% घट गया है। क्या हो गया है 1% घट गया है। यानी अब ये घड़ी जो 1200 में मिल रही थी ना, 1% कम, यानी 99% में ही मिलेगा। तो 99% यानी 2 0 से 2 0 कट गया, 12 × 99 कर दीजिएगा, आंसर आ गया कि घड़ी का कीमत 1% क्या हुआ घट गया। तो ये भी फॉर्मूला से ये सारी चीज़ें लगती है। अब आपको हम बता रहे हैं जो एरिया वाला चीज़ है, ठीक। आप इस चीज़ को लिखना है तो लिख लीजिए। आप अगर देखिए उस एरिया वाले सवाल को ना कुछ मान के बनाइएगा कि व्यास दिया है फिर त्रिज्या निकालिए, तो बहुत समय लगेगा, ठीक। उस तरह तो टाइम ना, तो बेसिक से बनाते ही आंसर उस तरह भी आएगा। लेकिन देखिए फॉर्मूला से कैसे बनेगा। एरिया देखिए, व्यास बढ़ाया है ना, यानी डायमीटर बढ़ाया है। आपको पता है फॉर्मूला में होता है πr², πr² होता है। समझिए व्यास बराबर क्या होता है त्रिज्या बटा 2। तो व्यास बढ़ाया है चाहे, तो व्यास किस बात पर डिपेंड करता है, त्रिज्या पे ना। तो व्यास दिया रहा है चाहे त्रिज्या दिया रहा है, सबके लिए वो फॉर्मूला लगेगा, ठीक। व्यास चाहे त्रिज्या दोनों में से कोई सी के लिए लगेगा। कितना परसेंट बढ़ाया है भाई, 15% बढ़ाया है। अब समझिए ये 2 बार एरिया का जब भी बात आएगा ना तो 2 बार लगेगा। रीजन ये है ना कि यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर ये कह रहा है कि 2 बार बढ़ा होगा। रेडियस कितना बार बढ़ा होगा 2 बार, ठीक। स्क्वायर है तो हम ये फॉर्मूला यानी ये भी फॉर्मूला ही लगाएंगे और 2 बार वाला लगेगा, यानी दोनों को सेम लेना है। क्या लेना है सेम। तो हर केस में बढ़ा है ना, पहले भी केस में 15% बढ़ा है, आप फिर लीजिएगा फिर 15% बढ़ेगा। 2 बार हम क्यों ले लिए, क्योंकि एरिया है πr² है, स्क्वायर यानी 2 बार। तो कभी भी इस टाइप का सवाल आएगा ना, आपको ये वर्ग में भी सवाल देता है कि साइड 10% कम कर दीजिएगा, किसी वर्ग का जो भुजा है 10% बढ़ा दिए गए तो क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि होगी, तो वो भी इसी फॉर्मूला से लगेगा। और ए बी दोनों उस केस में क्या होगा 10, यहाँ भी ए बी दोनों 15 ले लेंगे। रीजन ये है ना कि रेडियस तो हर बार सेम ही रहेगा, और साइड में भी साइड हर बार सेम रहेगा, इसलिए वहाँ दोनों को वैल्यू क्या ले लेते हैं सेम ले लेते हैं। तो हम यहाँ दोनों बार 15% लेंगे। रीजन आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि दोनों बार रेडियस ही है, सेम रेडियस है। तो फॉर्मूला लगाइए 15% प्लस 15%, ए प्लस बी होता है प्लस ए बी, यानी 15 × 15, ये परसेंट लास्ट में लगाना है, डिवाइडेड बाई 100। ये ओवरऑल परसेंट का चेंज आ गया। तो 15 कितना हो गया भाई 30,
अब 15 व 225 होता है, डिवाइडेड बाई 100 ओवरऑल परसेंट, ये कटेगा ना 25 चौका और 25 नावा, यानी 30 प्लस 9/4%। आप इसको तोड़िएगा तो पता है क्या आएगा, 2.25%, यानी आ गया 32.25%। यानी अगर आप वृत्त की त्रिज्या चाहे व्यास बढ़ाते हैं 15% तो उसका क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा, 32.25%। चाहे सवाल ऐसा है कि किसी वर्ग का भुजा बढ़ाते हैं 15% तो क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा, तो 32.25%। उम्मीद करते हैं ये चीज़ टाइप आपको क्या हुआ समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो थोड़ा वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।